कुरुक्षेत्र के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा क्रिएशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर बोल रही हूँ। पहली डोज लगवा के दूसरी डोज लगवा के भी 2 हफ्ते निकल जाएं तब हम थोड़ा सेफ होते हैं, सेफ जोन में होते हैं, पर उसका मतलब अभी भी नहीं है कि हमें कोविड नहीं हो सकता। ज्यादा मात्रा की ये बात है कि उसमें सिवियर इलनेस का कोविड होना कम संख्या में है। 94% प्रोटेक्शन देता है कि आपको बहुत सिकनेस नहीं होगी कोविड के दौरान। तो इन चीजों का ध्यान रखें, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें जिसमें आपका वेयरिंग ऑफ द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अवॉइडिंग क्राउड्स। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा गठन नहीं करने हैं अभी भी, तो अभी थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखें बिकॉज यूएस यूरोप में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, 3rd वेव चल रही है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हो उतना करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम वैक्सीनेशन से आपका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगा, और अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो वो इतनी बुरी तरीके से नहीं आएंगे। कोविड की 3rd वेव आ रही है या क्या होगा, इन सब चीज़ों का उत्तर इतना हम आसानी से तो नहीं दे सकते। ये हाल ही में जो कोविड की 2nd वेव आई है, इसमें ट्राई सिटी में ग्रेशियन हॉस्पिटल में हमने सबसे ज्यादा पेशेंट्स कोविड के ट्रीट किए हैं। करीब 700 पेशेंट हमने एडमिट किए और ट्रीट किए, और जिसकी आउटकम बहुत अच्छी रही। करीब 88% इसकी आउटकम रही और पेशेंट्स घर गए हैं। और काफी दूर दूर से इस बार पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मेरठ से आए हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, बरेली, जम्मू, देहरादून, इतनी दूर से पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। तो यहाँ हमने करीब 170 बेड, जो कि ट्राई सिटी के सारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा बेड ग्रेशियन हॉस्पिटल ने कोविड के लिए प्रोवाइड किए, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए। और काफी सिक, इस बार की जो वेव में थे पेशेंट काफी ज्यादा सिक थे एज कम्पेयर टू अदर वेव। पूरी की पूरी फैमिलीज में 3-3, 4-4 पेशेंट्स को इकट्ठा हो गया और वो सारे पेशेंट्स एडमिशन के लिए। कुरुक्षेत्र के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा क्रिएशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर बोल रही हूँ। आज हमने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है आप सबको ये बताने के लिए कि हमें कोविड से अभी भी डर के रहना है, और हमें जो 2nd वेव हमने देखी जिसमें हमने बहुत सारे मरीज, 700 के करीब मरीज ट्रीट किए, और उसमें बहुत दुविधा आई ट्रीटमेंट के दौरान भी, और बहुत मरीज सिक हुए जिनमें बहुत कम उम्र के लोग थे जिनको बहुत सिवियर इलनेस हुई। तो ये सब देखा, और बहुत ज़्यादा संख्या में बीमारी थी बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट जो हमने फेस किया अपनी कंट्री में। तो अभी ये कि आज की डेट में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सिम्टम्स को तो कभी भी अवॉइड नहीं करना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम इसको छोड़ दें। जैसे कि आपका बुखार है, खांसी है, जुकाम है, या सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल अभी भी है, या जो जोड़ों में दर्द है, या कहीं बॉडी एक हो रहा है, तो इसकी वजह से जो भी दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि कॉमन फ्लू ही है, हो सकता है कि कॉमन फ्लू भी हो, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही मात्रा है कि हमें कोविड टेस्टिंग करानी है। अगर वो कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो हम मान सकते हैं कि कॉमन फ्लू है और थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी पल्स ऑक्सीमीट्री, जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, उसको मॉनिटर करना है ताकि हमारी ऑक्सीजन लेवल्स डिप ना हो। अगर डिप होते हैं तो हमें हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। एक बेसिक एडवाइस जरूर लें अपने डॉक्टर से, चाहे वो माइल्ड डिजीज हो, ताकि आपकी प्रॉपर से ट्रीटमेंट हो पाए और वो सिकनेस की तरफ नहीं जाए कि पेशेंट इतनी सिचुएशन में पहुंच गया है जहां पे हम मैनेज ही ना कर पाए। जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90-94 के पास पहुंच गई हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है और हॉस्पिटल जरूर जाना है और उसको फॉलो करना है। तब तक के लिए 3rd वेव का अंदाजा है कि अगस्त सितंबर में शुरू होकर पीक हो जाएगी अक्टूबर में, तो वो हम सब अभी तो नहीं बता सकते हैं, प्रेडिक्शंस ही हैं। लेकिन हम उसके लिए अपनी वैक्सीनेशन जरूर चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगवा के दूसरी डोज लगवा के भी 2 हफ्ते निकल जाएं तब हम थोड़ा सेफ होते हैं, सेफ जोन में होते हैं, पर उसका मतलब अभी भी नहीं है कि हमें कोविड नहीं हो सकता। ज्यादा मात्रा की ये बात है कि उसमें सिवियर इलनेस का कोविड होना कम संख्या में है। 94% प्रोटेक्शन देता है कि आपको बहुत सिकनेस नहीं होगी कोविड के दौरान। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें जिसमें आपका वेयरिंग ऑफ द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अवॉइडिंग क्राउड्स। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा गठन नहीं करने हैं अभी भी, तो अभी थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखें बिकॉज यूएस यूरोप में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, 3rd वेव चल रही है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी यही आपसे आवेदन है कि आप लोग अपना अपना ध्यान अपने अपने घरों पे रखें, अपनी इम्यूनिटी बना के रखें, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, विटामिन सी लें, नेचुरल विटामिन सी लें, विटामिन डी का इंटेक रखें। तो इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, और जब भी कुछ ऐसे लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप ज़रूर अपनी टेस्टिंग कराएं और हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिणी मल्होत्रा, इमरजेंसी ग्रेशियन हॉस्पिटल, इमरजेंसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
एक्चुअली हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आए हैं पहले वाली वेव्स में भी, जैसे लेवल 1 जिनकी सैचुरेशन 94 से ऊपर थी, लेवल 2 जिनकी 94 से कम और 90 से ऊपर थी, लेवल 3 जो 90 से भी नीचे थी। तो लेवल 1 के हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो सिम्टम्स के साथ आए हैं और उनका एंटीजन हमने देख करके उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है एंड उसके बाद घर भेजा है ट्रीटमेंट करने के बाद। एंड लेवल 2 के पेशेंट्स और लेवल 3 के पेशेंट्स जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा पेशेंट में कम हो जाती है, उनको एडमिशन का नीड रहता है। तो वैसे पेशेंट्स हमने सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा देखे हैं और उसमें मोस्टली जो पेशेंट्स थे वो यंग पेशेंट्स थे। तो उनमें हमारा काफी ये एक्सपीरियंस रहा है कि यंग पेशेंट्स जो जिनको पहले कोई भी कोमॉर्बिडिटीज कुछ भी नहीं था, उन लोगों को पहले से मतलब अवेयरनेस 10-15 डेज दे हैड सिम्टम्स, उनको सिम्टम्स थे बट वो हॉस्पिटल में नहीं आए क्योंकि ये अवेयरनेस उन लोगों में थी ही नहीं कि मतलब कोरोना इतना बुरा भी हो सकता है कि कोविड के इतने सिम्टम्स उनके बुरे हो सकते हैं कि उनको लंग्स में पूरा इन्फेक्शन हो सकता है। और एंड मोमेंट में जब उन्होंने हॉस्पिटल में आया, जो इतनी दूर से हमारे पास पेशेंट आए, तो वो ऐसी स्टेजेस पे पहुंचे इमरजेंसी में जहां की उनके कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया इमरजेंसी में ही और सरवाइव ही नहीं कर पाए। और कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनको मतलब उसी टाइम पे इंट्यूबेट करना पड़ा और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बाईपैप जो ऑक्सीजन के लिए हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट जो था उनको देना पड़ा और उसमें बहुत सारे यंग पेशेंट्स थे। तो इसके लिए हमारा यही है कि वैक्सीनेशन आप जितना ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हो उतना करवाइए क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम वैक्सीनेशन से आपका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगा और अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो वो इतनी बुरी तरीके से नहीं आएंगे। और बाकी ये है कि अभी हम लोगों ने अपने सारे नर्सिंग स्टाफ का और क्या कहते हैं डॉक्टर्स का, जो भी हमारी पहली 2 वेव्स के जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमने उन लोगों की ट्रेनिंग्स शुरू की हुई हैं और हम 3rd वेव के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर भगवान ना करे कि हमें दोबारा से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े तो हमारी जो इमरजेंसी टीम है, क्रिटिकल केयर टीम है, हमारी नर्सिंग टीम है, ये सब लोग ट्रेनिंग्स में अभी लगे हुए हैं और हम उस चीज के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रख रहे हैं। मेरे राइट में है डॉक्टर प्रीति शर्मा, शी इज सीनियर कंसल्टेंट इन पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर विद अस। Next to Dr. Preeti Sharma is Dr. Maninder. Dr. Maninder is head of critical care services at Gratian Hospital, Mohali. And next to Dr. Maninder is Dr. Rohini Malhotra. Dr. Rohini Malhotra is consultant emergency medicine at Gratian Hospital, Mohali. ये हाल ही में जो कोविड की सेकेंड वेव आई है, इसमें ट्राई सिटी में ग्रेशियन हॉस्पिटल में हमने सबसे ज्यादा पेशेंट्स कोविड के ट्रीट किए हैं। करीब 700 पेशेंट हमने एडमिट किए और ट्रीट किए और जिसकी आउटकम बहुत अच्छी रही। करीब 88% इसकी आउटकम रही और पेशेंट्स घर गए हैं। और काफी दूर से इस बार पेशेंट्स यहाँ पे आए, दिल्ली से आए हैं, मेरठ से आए हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, बरेली, जम्मू, देहरादून, इतनी दूर से पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। तो यहाँ हमने करीब 170 बेड, जो कि ट्राई सिटी के सारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा बेड ग्रेशियन हॉस्पिटल ने कोविड के लिए प्रोवाइड किए, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए और काफी सिक, इस बार की जो वेव में थे पेशेंट काफी ज्यादा सिक थे एज कम्पेयर टू अदर वेव। पूरी की पूरी फैमिलीज में 3-4 पेशेंट्स को इकट्ठा हो गया और वो सारे पेशेंट्स एडमिशन के लिए हॉस्पिटल्स में आए। कुछ और भी दिक्कतें आई इस सेकंड वेव में, कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण रही, कुछ मेडिसिन की शॉर्टेजेस रही। तो ये सारी सेवाएं जो है कि मतलब उसके कारण फिर भी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने डबल ड्यूटी की, 24 घंटे भी डॉक्टर्स ने ड्यूटी की। नर्सेज, हमने करीब 100 नर्सिंग स्टाफ का हॉस्पिटल में इंतजाम किया था स्टे के लिए, सो दैट पेशेंट केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस तरह की एक डिस्कशन के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो डॉक्टर प्रीति से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे 8-10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन शेयर करें। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है। ये एक इंटेंसिव थेरेपी यूनिट है और क्रिटिकल केयर यूनिट है जहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पे हम एक क्रिटिकल केयर जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जिनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ये एक कंटिन्यूस केयर प्रोसेस है जहाँ पे बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं पेशेंट्स और यहाँ पे हाईली ट्रेंड फैसिलिटी फैकल्टी होती है जिसमें नर्सेज आती हैं, फिजिशियंस आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, सब अपनी अपनी ट्रेनिंग्स करके यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं ताकि पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो ये बाकी जगहों से इसीलिए डिस्टिंग्विश अलग से रहता है क्योंकि यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है जो भी हमें पेशेंट को देनी पड़ सकती है।
तो हमारे पास एट ग्रेशन हॉस्पिटल में 100+ आईसीयू बेड्स हैं, ऑलमोस्ट 30 वेंटिलेटर्स हैं, 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आईसीयू ट्रेंड हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, इन सबको मिला के एक क्रिटिकल केयर टीम बनती है। तो हमारा जो स्पेशलिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे कि न्यूरो के, ब्रेन के डॉक्टर हैं या किडनी के डॉक्टर हैं या हम पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सबकी स्पेशलिटी बैकअप 24 घंटे के लिए रहता है और सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। जो अगर रेडियोलॉजी है, जैसे कि सीटी एमआरआई करना पड़ सकता है इमीडिएटली, वो भी 24 घंटे वर्किंग रहता है। अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है, या फिर जो लैब्स हैं हमारी पैथोलॉजी से रिलेटेड, जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, ये सब भी 24 घंटे उपलब्ध है। बाकी इको की फैसिलिटी भी 24 घंटे हमें मिलती है। इन हाउस ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिससे हमें पेशेंट्स को मैनेज करना आईसीयू में ईजी होता है। तो केसेस कैसे आते हैं जो आईसीयू में एडमिशन्स होती हैं, कि जैसे किसी की ब्रेन की सर्जरीज हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, सिर में तकलीफ हुई है, हेड इंजरीज हुई हैं, कुछ पेशेंट्स को गले में ट्यूब डली होती है, ट्रेकोस्टोमाइज पेशेंट्स हैं, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है उसके बाद सर्जरी हुई है, या फिर कोई मेजर सर्जरीज भी होती हैं, या जो पोस्ट थायराइड रिमूवल होता है, या फिर कई बार पेशेंट्स ऐसे शॉक में आते हैं जिनमें उनका बीपी कम हो जाता है, उसको हम शॉक बोलते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें आईसीयू की टीम चाहिए। तो इसमें ये तरह के सारे जो पॉइजनिंग्स हैं, कुछ हार्ट रेट में वेरिएशन हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, या ब्रेन में स्ट्रोक आ गया है, तो ये केसेस, जैसे लिवर फेल हो गया है, रीनल फेलियर हो गया है, तो इन सब केसेस के लिए भी आईसीयू सेटअप की जरूरत है और आईसीयू में ही इन पेशेंट्स की हम केयर कर सकते हैं। पॉइजनिंग के केसेस हैं, किसी ने कुछ सुसाइड कर लिया, या कई बार स्नेक बाइट हो जाते हैं, इस तरह की सब तरह की पॉइजनिंग्स को हम इसमें आईसीयू में ही मैनेज करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी आईसीयू होते हैं, जैसे कि मैंने जो आपको केसेस बताए उसी के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि सर्जरी के बाद वाले केसेस कहाँ रहेंगे सर्जिकल आईसीयू में। कोई ब्रेन वाले पेशेंट्स हैं उनका न्यूरो आईसीयू रहता है, जो कि सांस से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि एस्थमा की, सीओपीडी है, निमोनिया है और कोविड निमोनिया है, इन सब के लिए रेस्पिरेटरी आईसीयू रहता है जब भी किसी को ऐसी तकलीफ बढ़ जाती है। एक कार्डियक केयर यूनिट रहती है जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड सारे पेशेंट्स होते हैं। ऑर्थो आईसीयू है जहाँ पे ऑर्थो की हड्डियों की, बोन्स की सर्जरीज होती हैं, उसके बाद ऑर्थो आईसीयू में रहते हैं पेशेंट्स, या फिर एक जनरल आईसीयूज भी हैं। तो इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पे जो जो यूज होते हैं, एक तो बेसिक वेंटिलेटर्स होते हैं जिन पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मुंह में ट्यूब डाली जाती है या फिर मास्क लगा के वेंटिलेटर से लगाया जाता है। बाइपैप मशीन्स होती हैं, सारे फिलिप्स के एडवांस्ड मॉनिटर्स हैं हमारे पास। एक हाई फ्लो नेजल कैनुला है जो कि ज्यादातर कोविड पेशेंट्स में हमने यूज किए हैं, जिसमें एडवांस्ड मॉनिटरिंग रहती है पेशेंट्स की। जैसे कि ये वेंटिलेटर्स हैं जिनको मुंह में पेशेंट्स को ट्यूब डली है और वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, ये हमारे एडवांस्ड मैकी के वेंटिलेटर्स हैं। ये पेशेंट्स को मास्क लगा के और ट्यूब मुंह में डाल के कनेक्ट करके रख सकते हैं। सेकेंड वेव थी कोविड की, उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 700 पेशेंट्स हमने यहाँ पे ट्रीट किए, जो कि एक हाईएस्ट नंबर था इन द ट्राई सिटी। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जिनकी जो ऑक्सीजन लेवल कहते हैं कि पेशेंट का मॉनिटर करना है घर पे, अगर घर पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो 50 से 60% भी था, तब भी वो हमने हॉस्पिटल में लिए और उनको पूरा ट्रीट करके कई लोग ठीक होके भी गए हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस एनसीआर, हमारा यूपी से, पंजाब हरियाणा की बेल्ट, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, के सब जगह से हमारे यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स आए। ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड बहुत डिफरेंट थी फ्रॉम द फर्स्ट वेव। इसमें हमने देखा कि बहुत ही पेशेंट्स खराब ज्यादा हो रहे थे, माइल्ड इलनेस कम थी और सिवियर इलनेस ज्यादा थी। और इसमें ज्यादा फर्क ये था कि फर्स्ट वेव में हमें ज्यादातर जो बुजुर्ग ज्यादा आ रहे थे, या फिर जिनको पहले से प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि शुगर की तकलीफ है या बीपी की तकलीफ है, वो पेशेंट ज्यादा आए थे। और अगर कोई ऐसे यंग पेशेंट्स थे भी तो उनको ज्यादा इलनेस, मतलब सिवियरिटी नहीं थी, उनको ज्यादा सख्त बीमारी नहीं हुई थी और थोड़ा जुकाम जैसे होकर निकल गया था। लेकिन सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि जो यंग पेशेंट्स थे, अबाउट 20 to 50 ईयर्स की भी एज में थे, उनको काफी सिवियर प्रॉब्लम्स हुई, बहुत देर बीच में वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और फिर कुछ मोर्टेलिटी भी हुई। तो ये डिफरेंस था फर्स्ट और सेकेंड वेव में। आजकल हमने देखा है कि कोविड के जो बहुत सारे वेरिएंट्स रहे हैं, कोई अल्फा बीटा गामा, कोई यूके से है, कोई ब्राजील से है, जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ वो हमारा डेल्टा वेरिएंट था। तो ये डेल्टा वेरिएंट हैड कॉज्ड ये वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर वक्त वायरसेस मुटेट करते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं वायरसेस की प्रॉब्लम्स में। तो इस वजह से जो ये वेरिएंट था, इसकी वजह से ज्यादा तकलीफें हुई। ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी बेसिकली जो इन्फेक्शन है वो इतनी ट्रांसमिसिबल है, इसका मतलब है कि अगर एक इंसान को यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है तो वो और 10 लोगों को एक साथ ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसका मतलब है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सेकेंड वेव में मरीज भी ज्यादा हुए।
और सिवेरिटी भी ज़्यादा हुई। तो सेकेंड वेव को इसी चीज़ों से हमने बांधा है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हुआ वायरस, बहुत ही ज़्यादा सिक हुए पेशेंट, ज़्यादा इन्फेक्शियस थे, और जब तक कि हमारी वैक्सीनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कवरेज नहीं हो पा रही थी। तो इस सिचुएशन ने काफ़ी पैनिक किया पूरी की पूरी। जैसे सर ने बताया कि फैमिलीज हमारे पास इन्फेक्टेड आई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 10-10 लोग भी, दिल्ली से बहुत लोग आए। तो ये हर फैमिली में 5-5, 6-6 लोग, अगर एक बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक को कोविड हुआ तो उसमें स्प्रेड की वजह से हुआ, क्योंकि इस वेरिएंट का स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा था। ये कोविड की थर्ड वेव आ रही है या क्या होगा, इन सब चीज़ों का उत्तर इतना हम आसानी से तो नहीं दे सकते, बट यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिपेंड करेगा हमारी वैक्सीनेशन कवरेज पर। वैक्सीनेशन कवरेज ऑलमोस्ट अभी जो टोटल डोजेस हमारी ऑलमोस्ट 40 करोड़ के ऊपर डोजेस लग चुकी हैं, जिसमें से 7% कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ है, 7% जो कि बहुत कम है अभी के लिए, और अबाउट 25% हमारी सिंगल डोज वैक्सीनेशन हुई हैं। तो अभी यही है कि हम जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी और जितना ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से आगे थर्ड वेव को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। या अभी हमने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं अपने मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, अपने नर्सेज के लिए, अपने GDAs के लिए, ताकि सब लोग ये जो वेव आने की संभावना है उसके लिए तैयार रहें, जो कि हमें लग रहा है कि पीक इन सितंबर होगा या आगे की अक्टूबर तक होगा, क्योंकि इस टाइम तो सीजनल फ्लू और चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोविड इज वेरी सिमिलर टू द सीजनल फ्लू। तो उसमें सिम्टम्स आपके सेम रहते हैं, बट ये कि इसका स्प्रेड और इसकी सिवेरिटी को फ्लू के से कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। थैंक यू।